Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Good morning. Sorry. Good morning, Priya, Gagan, Abhishek, Rahul, Sandeep, Ujjwal, Shubham, Parul, Mayank, Rajni, Priya, Alok, Umang, Gagan, Abhishek, मोनिका, श्याम, गौरी, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, दीपिका, प्रिंसी, गौरव, प्रिया, आलोक, दिव्या, प्रीति, कीर्ति, अभिषेक, गगन, निधि, मोना, श्याम, गौरी, प्रिंसी, कृष्ण, अभिषेक, उज्जवल, हिमांशु, चेतना, चेष्टा, सुबोजीत, मेघेंद्र, किशन। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। लाल, रामलाल, उर्वशी, सागर, प्रहलाद, हाँ जी, रौनक, सोमनाथ, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, मजे आ रहे हैं आप लोगों के? अब तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है और है ना, जो विंटर है, जो ठंड है, वो लगभग लगभग जा चुकी है, गर्मियां आ चुकी है। क्यों भाई? है, मौसम में परिवर्तन हुआ है, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई में कोई परिवर्तन नहीं रखना। जिस जोर शोर से पढ़ाई कर रहे थे उसी जोर शोर से कंटिन्यू रखना और इसी तरीके से आगे और, ठीक है, और एफर्ट लगाना और मेहनत करना, क्योंकि बस यही साल है ना, जो आपकी मेहनत की साल है। और इस साल मेहनत करके अगर आप कुछ कर गए तो बेटा आपको सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं लगती है। आपको पता नहीं है कि ये जो नौकरी है, ये जो गवर्नमेंट जॉब है, इससे मतलब ये क्या चीज है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके पूरे परिवार के लिए है। सोचो, आपकी आने वाली पीढ़ी है ना, आपके बच्चे, उनके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके मतलब एक पूरा का पूरा सर्कल चेंज हो जाता है। जब हम किसी अच्छी नौकरी पे पहुंच जाते हैं तो वो पूरा सर्कल चेंज हो जाता है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारे, ठीक है, हमारी जो इज्जत है, रेपो है हमारी समाज में, है ना, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। और बहुत थोड़ा सा फर्क होता है बेटा बेरोजगार और रोजगार में, ठीक है। और पूरा का पूरा नजरिया चेंज हो जाता है लोगों का आपकी तरफ से, है ना। तो बस थोड़ी सी मेहनत ही है, ज्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती, वो रेगुलरिटी नहीं होती। तो कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ये होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपके अंदर है तो फिर सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। दो चीजें हमेशा होनी चाहिए, एक तो पेशेंस होना चाहिए, मतलब आपके अंदर थोड़ा पेशेंस, धैर्य जरूर होना चाहिए। कोई भी चीज ना बहुत जल्दी नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ जी, वक्त लगता है चीजों को पकने में, है ना, वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आपने आज तैयारी शुरू करी परसों आपकी नौकरी लग जाएगी। किसी को सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। और लेकिन जब मिलती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है, समझ रहे हो? हाँ जी। सर मैं दिल्ली में हूँ, मेरे पेट में दर्द हो, मुझे किस हॉस्पिटल में दिखवाना चाहिए प्लीज सर? अरे पेट में दर्द है तो पहले किसी फिजिशियन को दिखा लो अपने आसपास, जो आपके फिजिशियन है ना। सीधा कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे हैं? क्यों भाई? पेट में दर्द बहुत सारी चीजों से हो सकता है। हम दिल्ली में रहते हैं, उल्टा सीधा खाने से हमारे पेट में दर्द हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो इतनी टेंशन काहे ले रहे हो भाई? है, किसी फिजिशियन के पास जाओ, उसको दिखा लो। लेकिन केमिस्ट से दवाई मत लाना डायरेक्ट, के केमिस्ट के पास पहुंच के दवाई खरीद ली कि भाई केमिस्ट एक पेट के दर्द की गोली दे दे, हैं? ये मत करना। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हमने कल आर्गुमेंट्स वाले क्वेश्चन करे थे, है ना। कौन से वाले क्वेश्चन करे थे? आर्गुमेंट्स वाले क्वेश्चंस किए थे। और स्टेटमेंट आर्गुमेंट के हमने 5 क्वेश्चन किए थे कल। कितने क्वेश्चन किए थे? 5 क्वेश्चन किए थे। हमने चेक भी किया था कि आप लोगों का लेवल क्या चल रहा है, कितने बच्चे ऐसे हैं, है ना। 5 नहीं, 6 क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपका लेवल क्या है, आप गुड है, आप वेरी गुड है, आप परफेक्ट है, आप फिर आप सुपर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जो भी कल की कैटेगरी रही आपकी, आज आप पूरी कोशिश करना कि कल वाली कैटेगरी को थोड़ा इंप्रूव कर सको, है ना। कल वाली कैटेगरी को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करना। और एनालिटिकल रीजनिंग में एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। जैसे बाकी जो रीजनिंग हम पढ़ते हैं वहां पे तो हमारी एक्यूरेसी एकदम 100% होती है, लेकिन यहां पर एक्यूरेसी 100% नहीं होती है ना। हाँ जी। बेटा देखो, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैं 10 घंटे डेली पढ़ता हूं, मैं 6 घंटे डेली पढ़ता हूं, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तब भी मुझे डर लगता है।
देखो, आपको 6 घंटे डेली, 10 घंटे डेली, 50 घंटे डेली से मतलब नहीं है कि आप कितने घंटे डेली पढ़ रहे हो। मैटर ये करता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो फ्रूटफुल है कि नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि आप बस 10 घंटे किताब खोल कर बैठे हो लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा, रिजल्ट आउटपुट जीरो। हमें वो पढ़ना चाहिए जिसका मैक्सिमम आउटपुट निकले, है ना। हमें अपने पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो दूसरे दिन उसका आउटपुट भी आना चाहिए। समझ रहे हो? देखो, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं ना, तो उन टॉपिक्स की सबसे ज्यादा जरूरी होती है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लगाना। ठीक है, पहले हम कोई भी टॉपिक तैयार कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास, है ना, चैप्टर वाइज कोई भी बुक है, जैसे रीजनिंग की तो चैप्टर वाइज आपके पास मेरी वाली बुक होगी, इस बुक के अलावा कोई बुक की जरूरत नहीं है। तो जो भी मैं टॉपिक करा देता हूं, आप ये किताब खोलो, ठीक है, और उस टॉपिक के सारे प्रश्न हल कर लो। हालांकि इस टॉपिक में मैक्सिमम मतलब बहुत खतरनाक लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, बट आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है। तो फिर आपको पता चलेगा कि जो आपने चैप्टर पढ़ा और हम कितने क्वेश्चन, मैं सिर्फ इस रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश में भी, जीएस में भी, और इवन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की तो आप लोग प्रैक्टिस करते हो, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस आप मैथमेटिक्स में करते हो उतनी प्रैक्टिस आप बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं करते हो। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक हो, है ना। और जो वीक सब्जेक्ट हमारा होता है ना, उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जब हम अपनी कमजोरियों को पूरा कर लेंगे तो सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, है ना। हाँ जी, हमारे कोई वीक पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। तो पहले हमें टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, फिर हमें उसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। मॉक टेस्ट हमें लगाना चाहिए जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक मॉक टेस्ट मत लगाओ, है ना, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं होता, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। रीजनिंग के मॉक टेस्ट मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं। बाकी आप, आजकल बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो मॉक टेस्ट कराती हैं, तो आप वो एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो, अपना रिजल्ट वहां पे देख सकते हो कि आपकी रैंक क्या चल रही है, आप किस टॉपिक में स्ट्रांग है, किस टॉपिक में वीक है। ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से पता चलती रहती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 7वां क्वेश्चन, ये तो करा चुके हैं, 7वां क्वेश्चन हम है। यहाँ तो 6 ही क्वेश्चन करे हैं हमने। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई, ये मैंने जो पीडीएफ है ना वो पुरानी पीडीएफ लगा दी। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन क्योंकि मैं करा चुका था, 1 2 3 4 5 6। एक सेकेंड, पीडीएफ बेटा मैंने दूसरी लगा दी, मुझे पीडीएफ चेंज करनी पड़ेगी, जस्ट वेट। हाँ जी, ये है 7वां क्वेश्चन। सर आपकी वजह से कट ऑफ बढ़ रही है। मेरी वजह से थोड़ी बढ़ रही है कट ऑफ, कट ऑफ तो आप लोगों की वजह से बढ़ रही है। आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हो तो कट ऑफ बढ़ रही है, आप लोग पढ़ना छोड़ दोगे कट ऑफ घट जाएगी। तो भैया आजकल सारे बच्चे सब कुछ क्योंकि देखो ऑनलाइन जो एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन से ना एक तरीके से हम लोग घर घर में पहुंच गए हैं लोगों के। तो हर बच्चा जम के तैयारी कर रहा है, हर बच्चे के मोबाइल में हम लोग प्रेजेंट हैं, तो सारे बच्चे मेहनत करने लग रहे हैं, इसीलिए कट ऑफ बढ़ रही है। ठीक है। हाँ जी, बेटा बुक ले लो, रीजनिंग की फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स तो हमें हमें अपने तरीके से बनाना चाहिए, कोई दूसरा नहीं बता सकता कि रीजनिंग के नोट्स कैसे बनाए। आप लोग खुद ही बनाओगे अपने तरीके से हैंड रिटन नोट्स, और अगर वो भी नहीं बनाने तो फिर बुक है आपको।
हाँ जी। तो बेटा क्वेश्चन है, क्या निजी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों का मतलब समझते हो, निजी क्षेत्रों का मतलब प्राइवेट सेक्टर, क्या प्राइवेट सेक्टर में भी कमजोर वर्ग बेटा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, है ना, के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों को ना कुछ रिजर्वेशन मिल जाता है, जो गरीब बच्चे हैं उनको ना कुछ रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, है ना, जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है उनको रिजर्वेशन कुछ मिलता है। तो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो अब आप कहोगे कि सर हाँ मिलना चाहिए, या फिर आप कहोगे ना सर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे जो कारण है वो आपको चेक करना है कि वो स्ट्रांग है या वो वीक है। और स्ट्रांग वीक की कल मैंने आपको कुछ हिंट बताई थी बेटा, ठीक है। वीक आर्गुमेंट्स वो आर्गुमेंट है जिसमें कंपैरिजन या ओनली वर्ड है। स्ट्रांग आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि फैक्ट है, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो स्ट्रांग है। या फिर वन वे वर्ड का यूज हो रहा है तो वो भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो पहला है कि कह रहा है कि नहीं, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स वुड नॉट एग्री टू सच कंपल्सन। ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट है वो इसको मानेंगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो कंपनीज इस रूल को नहीं फॉलो करेंगी, इसलिए ये लागू नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लागू कर दी, है ना, तो क्या मजाल है किसी प्राइवेट कंपनी वाले की कि वो गवर्नमेंट का रूल फॉलो ना करें? है ये अपनी मनमानी चाह, ये तो इलॉजिकल बात है। अगर कोई गवर्नमेंट रूल फॉलो कर रही है तो वो हर कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी, कोई प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ये तो वीक है, ये तो इलॉजिकल आर्गुमेंट है, ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई, सरकार कानून पास कर रही है, हम तो नहीं मानेंगे उस कानून को, है, हम तो नहीं मानेंगे उस कानून को, तो ये इलॉजिकल होगी। दूसरा, यस दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, जो सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार आएगा जब वो लोग नौकरी पे लगेंगे। तो देखो ये फैक्ट है, ये सच कह रहे हैं कि अगर उनको नौकरी दी जाएगी तो उनकी कंडीशन सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? बिल्कुल सुधरेगी। तो ये बात फैक्ट है एकदम, है ना, ये बात फैक्ट है। तो ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, शुड लिकर कंपनीज बी हेल्थ, है ना, लाइबल फॉर एल्कोहल रिलेटेड एक्सीडेंट कॉज बाई अंडर एज यूथ। ये क्या कह रहे हैं, क्या कम उम्र में, क्या कम उम्र के युवाओं द्वारा, क्या कम उम्र के युवा द्वारा की जाने वाली शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए शराब कंपनी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? ये कह रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो शराब पी लेते हैं, जैसे 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का, है। लीगल एज क्या है अल्कोहल पीने के लिए? शायद मेरे ख्याल से 21 एज है। तो बच्चे क्या करते हैं, 17, 16, 15 साल में ही जैसे कॉलेज में बाहर गए, है ना, उन्होंने शुरू कर दी। फिर क्या होता है, जब नादान बच्चे शराब पी लेते हैं, झिलती है नहीं उनसे, फिर वो क्या है, एक्सीडेंट हो गया मान लो कोई उनसे, या कोई भी दुर्घटना हो गई XYZ दारू पीकर, शराब पीकर, तो ये कह रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार ना शराब कंपनी को ठहराना चाहिए। अच्छा बेटा कौन सी पीकर आया तू? वो तो चलो उस पर केस करते हैं। तो जिस ब्रांड की वो पीकर आ रहा है उस ब्रांड पे केस किया जाएगा शराब कंपनी पर। ये कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, शराब कंपनियों पर केस होना चाहिए, बिल्कुल शराब कंपनियों पर केस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे डोंट एडवर्टाइज द कंसिक्वेंसेस ऑफ कंज्यूमिंग एल्कोहल। ये कह रहा है शराब कंपनी पर होना चाहिए, है ना, शराब कंपनी पर केस होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं कि शराब पीना कितना हानिकारक है। देखो मैंने ऐसा सुना है कि हर शराब की बोतल पर लिखा रहता है कंज्यूमिंग एल्कोहल, ठीक है, इज इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। दे डोंट एडवर्टाइज द कंसिक्वेंसेस ऑफ द कंज्यूमिंग एल्कोहल। ये बात गलत है, वो तो फुल एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि इंजीरियस, एल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसा कुछ। आजकल तो आप कोई मूवी देखोगे तो मूवी में अगर कोई सीन है जिसमें एल्कोहल लिया जा रहा है तो नीचे लिख के आ जाता है कंज्यूमिंग एल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, तो ये गलत हो गया। दूसरा, नो फेक आइडेंटिटी कार्ड्स एंड लाइसेंस आर इजीली अवेलेबल टू द यूथ अलाउइंग देम टू ऑब्टेन एल्कोहल। ये कह रहा है कि नहीं ऐसा मत करो, शराब कंपनियों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो फेक आइडेंटिटी कार्ड लेके पहुंच जाते हैं, है ना, फेक आइडेंटिटी कार्ड लेके पहुंच जाते हैं शॉप पर,
है, उम्र है 16 साल और उसमें लिखा है 25 साल का हूं मैं, तो उसको देनी पड़ती है दुकानदार को उसको शराब। तो ये बात तो सच है कि फेक आइडेंटिटी कार्ड बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इसमें शराब कंपनियों की क्या गलती, तो ये फैक्ट है, ये बात एकदम फैक्ट है। तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ये फैक्ट है ना। ये इलॉजिकल है, मतलब इलॉजिकल नहीं, ये गलत है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो करती है शराब कंपनी की, कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट नहीं करती, तो ये तो गलत बात कह रहे हैं, ये फैक्ट है एकदम। ठीक है, हमें हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है, मैंने कल भी समझाया था कि हमें हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है। मुकेश का ऐड देखा होगा आप सभी ने, मुकेश को जानती होगे आप, है ना। तो हमें हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है, उसके पीछे छिपे रीजन से लेना देना है, उसके पीछे छिपे रीजन से लेना देना है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ। हाँ जी, should there be a legislation to ensure that children provide maintenance to their aging parents? ये कह रहा है कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे जो हैं अपने बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ता दे। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून बता दो, एक ऐसा कानून बना दो कि हर बच्चे को अपने बूढ़े माता पिता के लिए ना गुजारा भत्ता यानी कि कुछ पैसे देने चाहिए, ये कानून होना चाहिए। 5, 10, 15, 20 हजार रुपए हर बच्चे को अपने माता पिता को देने हैं जब उनके माता पिता बूढ़े होते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा कानून बना दो, ठीक है, ताकि ये जो आपने देखा होगा आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी होती है उनकी, है, शादी होने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है उनके साथ, कि शादी होने से पहले हमारे माँ बाप हमें कितना भी डांट ले पीट ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और शादी के बाद अगर घर वाले हमें डांट भी दे तो पता नहीं हमें क्या लगने लगता है कि क्या पाप कर दिया हमारे घर वालों ने, डांट कैसे दिया हमें। तो ये मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ईगोइस्टिक हो जाते हैं हम, तो अपने ईगो को साइड में रखो। तुम शादी से पहले भी उनके बच्चे थे, शादी के बाद भी उनके बच्चे रहोगे, समझ रहे हो। हम ये एज्यूम क्यों करते हैं कि हमारे माँ बाप बदल जाए, ठीक है, वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे ना, है, बचपन से उन्होंने तुम्हें पाला है, जब तुम छोटे थे चड्डी भी नहीं पहनते थे, हैं, नंगे घूमते थे, तब से वो आपको देख रहे हैं। तो शादी के बाद क्या आपके 4 चांद निकल आए, आपके 4 मतलब सींग निकल आए आपके सर पे, है, तो वो तो वैसे ही बिहेव करेंगे ना आपके साथ जैसे आप उसके साथ बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है नहीं नहीं, अब कैसे ऐसा बिहेव करेंगे, है? शादी के बाद माँ कुछ भी कह ले बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी से पहले, शादी के बाद अगर कहे तो बस, तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें हो रही है ना। जडेजा एग्जाम्पल अब देख लो, रविंद्र जडेजा को देख लो क्या हाल हो रहा। आर्गुमेंट, यस ऐसा होना चाहिए, क्यों ऐसा कानून लाना चाहिए, क्यों लाना चाहिए, क्यों लाना चाहिए, क्योंकि बूढ़े माता पिता की उनके नजदीकी परिवार द्वारा उपेक्षा और दुर्व्यवहार की समस्या का परिणाम बढ़ रहा है। देखो ये बात फैक्ट है कि बूढ़े माता पिता के साथ ऐसा हो रहा है, ये आप अपने समाज में देख ही रहे होगे, अपने आसपास आप लोग देख ही रहे होगे कि ये समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये समस्या बढ़ती जा रही है, इसलिए ऐसा कानून लाना चाहिए। तो ये फैक्ट है, हमें हाँ और ना से कोई मतलब नहीं है, जो हम रीजन दे रहे हैं ना हमें रीजन पे फोकस करना है। तो ये बात एकदम फैक्ट है, इन्होंने कहा एकदम सही कहा। दूसरा, नहीं
ऐसा मत करो क्योंकि इस कानून को क्रियान्वित करने में लागत बहुत अधिक होगी। ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं लाओ क्योंकि इसमें पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। मतलब मनी, पैसा खर्च होगा यार, तुमने तो हद कर दी। पैसे से डिपेंड कर रहा है कोई कानून है? पैसे से डिपेंड कर रहा है कोई कानून? नहीं कर रहा ना। हाँ जी बेटा, साथ में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है ये बताओ। ये कह रहे हैं क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई रिजर्वेशन आएगा तो वो रिजर्वेशन क्या कोई घर की खेती है क्या? रिजर्वेशन गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है भाई। अगर हम रिजर्वेशन लाएंगे तो उसमें इन्वॉल्वमेंट तो गवर्नमेंट का ही होगा। कौन रिजर्वेशन लेकर आएगा? कोई प्राइवेट एंटिटी थोड़ी रिजर्वेशन लेगी भैया, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी पूरी तरीके से उसमें। यार तुम क्या मजाक कर रहे हो? बिना गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट के कैसे रिजर्वेशन आ जाएगा ये बताओ। रिजर्वेशन आएगा तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी, तभी तो रिजर्वेशन आएगा, वरना कैसे रिजर्वेशन आएगा? हम्म, क्यों भाई? तो गवर्नमेंट तो साफ साफ रिजर्वेशन आ रहा है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया जा रहा है, और किसके द्वारा लाया जा रहा है? चलिए साहब। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। हमने सिलेबस बीओडी से कंप्लीट कर लिया, अच्छी बात है, बीओडी से कंप्लीट कर लिया तो कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, सबका कमेंट आ रहा है। नाम ले लो। क्यों नाम ले ले भाई? किस खुशी में नाम ले लें? कौन से तुमने झंडे गाड़े हैं तो तुम्हारा नाम लिया जाए? हैं? क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए दी जा रही निधि को गरीबों की जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं कि जो इसरो को पैसे दिए जा रहे हैं, है ना, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं, उनमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो किसको दे दो? गरीबों को दे दो। ये कह रहे हैं इसरो में मान लो कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं एक साल में, तो वो 1,000 करोड़ रुपए गरीबों को दे दो। कम से कम गरीबों का भला होगा। तुम कर ही क्या रहे हो? कौन सा हम मंगल पे जाकर रहने वाले हैं? कौन सा हम चांद पे जाकर रहने वाले हैं? तो खामा क्यों उसके चक्कर में लग रहे हो, अंतरिक्ष के चक्कर में, जिसका कोई अता पता नहीं है? है जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है, तो खामा क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? ये कहना चाह रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी राय होती है। कह रहे हैं कि क्यों खामखा पैसे खर्च कर रहे हो? जब 1,000 करोड़ की मूवी बनती है तो उनसे नहीं कहा जाता कि 1,000 करोड़ की मूवी क्यों बना दी, गरीबों में पैसे बांट देते। लेकिन कह रहे हैं कि इसरो में क्यों खर्च कर रहे हो हजारों करोड़ रुपए? गरीबों को बांटो, कम से कम उनका भला हो जाएगा। तो पहला आर्गुमेंट है, हाँ बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, गरीबों में पैसे बढ़ने चाहिए, इसरो में पैसे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अवर बजट फॉर स्पेस रिसर्च इज लोअर देन दैट ऑफ द दैट ऑफ अदर कंट्रीज, सो वी कैन नॉट कम्पीट विद देम। ये कह रहे हैं कि देखो कर दो, गरीबों को दान कर दो। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना बजट तो है नहीं कि हम रशिया को, चाइना को टक्कर दे दें, यूएसए को टक्कर दे दें। तो इससे बढ़िया हम उनको टक्कर तो दे नहीं सकते, तो खामखा क्यों हम चक्कर में पड़ रहे हैं? तो वो पैसा गरीबों को दे देना चाहिए। है? देखो यहाँ पर दूसरे देश से कंपैरिजन की तुलना हो रही है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है दूसरे देशों से। तो जब तुलना हो रही है दूसरे देशों से, तो ये आर्गुमेंट तो वैसे भी वीक होते हैं। समझ रहे हो? ये आर्गुमेंट तो वैसे भी वीक होते हैं। दूसरा, नो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हेल्प टू प्रोवाइड सर्विस लाइक टेलीमेडिसिन सो पीपल इन रूरल एरिया। देखो ये कह रहे हैं कि जो इसरो में पैसा खर्च हो रहा है ना, वो फालतू वेस्ट नहीं हो रहा है, उस पैसे से गरीबों को मदद भी मिल रही है। जैसे सैटेलाइट यूज हो रही है, भाई इसरो ने सैटेलाइट लगाई तो टेलीफोन कनेक्शन आया गांव गांव में। आजकल गांव गांव में हम टेलीफोन कनेक्शन देख पा रहे हैं, आजकल गांव गांव में हम न्यूज चैनल देख पा रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं। तो ये सब उसी की तो देन है, सैटेलाइट की देन है। तो इनका कहने का मतलब है कि इसरो में जो पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो फालतू जा रहा है, उससे गरीबों को लाभ मिल रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो ऐसा, तो ये बात एकदम फैक्ट है, ये एकदम फैक्ट है भैया, एकदम तथ्य पर बेस्ड है। तो ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, कुछ दिनों से डिप्रेशन में हूँ, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। ओके, डिप्रेशन में हो? आपके पापा क्या करते हैं भाई? है? आपके पापा मेरे ख्याल से कई कंपनीज के ओनर होंगे,
करोड़ों रुपया होगा तुम्हारे पास, लग्जरी कार्स होंगी, BMW, ऑडी, तभी वही बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं जिनके पास ये सब कुछ है। गरीबों के बच्चों को तो कभी डिप्रेशन नहीं आता। तो हाँ जी, एंजाइटी डिप्रेशन उन्हीं को होता है जिनके पास खूब पैसा है। हाँ जी। गरीबों को ऐसी बीमारियां नहीं होती, ये अमीरों की बीमारियां। हो सकता है जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो सही बात है, डिप्रेशन में चली जाओगे, क्यों तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा? जब तुम्हारे घर में BMW है, ऑडी है, करोड़ों रुपया है, तो क्यों पढ़ाई करने का मन तो उनका करता है ना, जिनको अपनी अपने परिवार की कंडीशन को सुधारना है, जिनके अपने घर का स्टेटस यहाँ से उठा के यहाँ पहुंचाना है। पढ़ेंगे तो वो, मेहनत तो वो करेंगे, और तुम मेहनत करके करोगे भी क्या? क्या घाटा देने वाली सरकारी एयरलाइन का विलय करके उन्हें एक इकाई बताना चाहिए? ये कह रहा है कि शुड लॉस इंकरिंग गवर्नमेंट एयरलाइंस बी मर्ज्ड। जैसे आपने देखा होगा बैंक में क्या हुआ था, है ना? बैंक में क्या हुआ था, सारे बैंक्स आपस में मर्ज हो रहे थे। भैया सारे बैंक्स आपस में मर्ज हो रहे थे ना, तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो एयरलाइंस है ना, जो गवर्नमेंट एयरलाइंस घाटे में चल रही है उनको आपस में मर्ज कर देना चाहिए। कह रहे हैं कि हाँ कर देना चाहिए। क्यों? हाँ के पीछे का रीजन सुनो। द मर्जर विल the merger will poor their resources, allowing them to expand their services and be more competitive with the private and foreign airlines। ये कह रहे हैं। अब देखो यहां पर भी तुलना है, लेकिन ये जो कंपैरिजन है ये पॉजिटिव वे में है। आप लोग एक चीज को अच्छे से समझना, ये कंपैरिजन पॉजिटिव तरीके से है। ये मत कहना कि सर यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रहा है, ये गलत बात है। ये दूसरे तरीके का कंपैरिजन है, ये दूसरे तरीके की तुलना है। बेसिकली ये एक फैक्ट है, बेसिकली ये जो बात है ना ये एक फैक्ट है। एक होता है कि कंपैरिजन करा के तुम्हें एडवाइस दी जाती है, एक होता है कि कंपैरिजन करा के तुम्हें फैक्ट दिया जाए। तो ये फैक्ट है बेटा, ये तथ्य पर बेस्ड है कि विलय से उनके संसाधन इकट्ठे हो जाएंगे। 1 और 1 11 का सुना है आपने? 1 और 1 कितने होते हैं? 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। है कहते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 4। तो वही चीज है कि जब हम 1 और 1 मिल जाएंगे तो 1 और 1 11 बन जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाएंगे, हमारी सेवाएं बढ़ जाएंगी, और फिर हम और अच्छी तरीके से उभर सकेंगे। तो ये बात एकदम फैक्ट है। कह रहा नहीं, मर्ज मत करो, क्योंकि द मर्जर विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब। ये कह रहे हैं कि अगर आप एयरलाइंस को मर्ज कर दोगे ना तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। भाई साहब, जब गवर्नमेंट ये जो बैंक्स थी ये आपस में मर्ज हुई थी तो किसी की नौकरी नहीं गई थी। ये किसने कह दिया कि मर्ज होने के बाद नौकरियां चली जाती है? नौकरी किसी की नहीं जाती है। ये बात एकदम झूठ है, गलत है। नौकरी किसी की नहीं आती है आफ्टर मर्जर। ठीक है, हाँ जी। उतने ही एम्प्लॉय काम करते हैं जितने दोनों कंपनीज में अलग अलग थे। समझ रहे हो? मर्ज करने से ऐसे थोड़ी कि तुम्हें जॉब से निकालेंगे। जॉब से नहीं निकालते किसी को, जॉब से नहीं निकालते। समझ रहे हो? किसी को जॉब से नहीं निकालते। Should the admission to professional courses in India be given only on merit without any concession to any particular group of students? क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश विद्यार्थियों के किसी विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट पर दिया जाना चाहिए? ये कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बीटेक, MBA, MBBS, ठीक है, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इनमें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही एडमिशन होना चाहिए। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं लगना चाहिए। ना तो EWS का रिजर्वेशन होना चाहिए, ना किसी कास्ट का कोई रिजर्वेशन होना चाहिए। विदाउट एनी रिजर्वेशन, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स, एटलीस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बीटेक, MBA, MBBS में। तो आपकी हाँ और ना से फर्क नहीं पड़ता है, उसके पीछे छिपे रीजन को पकड़ो। कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? This will improve the quality of the professionals as they will be able to complete the courses successfully। ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो प्रोफेशनल्स निकलेंगे ना उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो अपना कोर्स ना बहुत सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट करके आएंगे। जब आप मेरिट के बेसिस पे डॉक्टर, इंजीनियर बनाओगे तो वो अपना कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करके आएंगे, तो जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर निकलेंगे वो सारे वेल ट्रेंड होंगे, प्रोफेशनल, जितने मतलब सारे एकदम बढ़िया होंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपने 12th पास करी,
जैसे मैंने 12th पास करी, मैं 12th में टॉपर था, ठीक है, वो भी यूपी बोर्ड में, समझ रहे हो, यूपी बोर्ड से मैंने 12th की है और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर रहा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 12th करी, फिर मैंने 12th के बाद मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, ठीक है, बीटेक मैंने करी है लखनऊ से, लखनऊ में मैं रहा हूँ 4 साल, है ना, बीबीडी एनआईटीएम जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक की हुई है। तो मैं 12th में टॉपर था, सही है, बहुत अच्छी बात है, मैं 12th में टॉपर था। फिर मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, बीटेक फर्स्ट ईयर में भी मेरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर थे, लेकिन बीटेक सेकंड ईयर में हम अपनी दोस्ती यारी में पड़ गए। फिर तो वन नाइट स्टडी, है ना, वन नाइट लास्ट नाइट स्टडी वाला प्लान होता है, जिस दिन पेपर होता है उससे एक रात पहले हम पढ़ रहे थे सेकंड ईयर में। और मैं अपने सारे दोस्तों को भी, मतलब पढ़ाने की आदत मेरी शुरू से थी, है ना, सारे दोस्त बैठ जाते थे, मैं खुद पढ़ता था पहले और फिर दूसरों को पढ़ाता था, लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले ये हालत हो गई थी, है ना। वही हालत मेरी थर्ड ईयर में रही, तो हमारा स्कोर कम हो गया फाइनल ईयर में। हालांकि मैंने फिर से सुधार कर लिया, लेकिन लेकिन ये किसने कह दिया कि अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आपके 12th में मार्क्स अच्छे हैं, तो आप ये गारंटी कैसे ले सकते हो कि आप वो प्रोफेशनल कोर्स बहुत अच्छे तरीके से करोगे। भाई आप गलत संगति में भी पढ़ सकते हो, है ना। भाई ग्रेजुएशन में आके आप बिगड़ गए, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर आप 12th तक अच्छे नंबर लेकर आए हो, तो ये थोड़ी कोई गारंटी है कि आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तो ये गारंटी कैसे ले सकते हो कि तुम अपना कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे? तो ये तो बात एकदम गलत है, आप ये गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन मतलब ये कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पे एडमिशन नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि दिस विल कीप लार्ज नंबर ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोफेशनल। देखो ये सही बात कह रहा है कि अगर तुम रिजर्वेशन हटा दोगे तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि कास्ट के बेसिस पर है, जो कि इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर है, वो इन यतेन सर आपके भाई हैं, एकदम आपकी तरह लगते हैं। यतेन सर मेरे भाई, सगे भाई तो नहीं है, लेकिन सगे भाई से भी बढ़कर है, मेरा एकदम लंगोटिया यार है। वो भी अलीगढ़ से है, कंप्यूटर पढ़ाते हैं आपको, हाँ, वो मेरे लंगोटिया यार है, वो मेरा बचपन का दोस्त है भाई, मेरे जिगर का टुकड़ा। हाँ जी। तो दिस विल कीप लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप रिजर्वेशन नहीं दोगे ना, तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेटा क्या नहीं कर पाएगा, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन प्रोफेशनल कोर्सेज से वंचित रह जाएगा। तो ये एकदम फैक्ट है, ये क्या है, ये बात एकदम फैक्ट है। हमें हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस रीजन को पकड़ना है कि रीजन हमारा स्ट्रांग है या वीक है। मैं वीओडी से क्लासेस करता हूँ, मेरे पास बुक नहीं है, आप क्लास में जितना क्वेश्चन कराते हैं वही क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, तो क्या सफिशिएंट है? हाँ, अगर आप सिर्फ क्लास के क्वेश्चन ही कर रहे हो तो वो भी सफिशिएंट है, लेकिन ईमानदारी से। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल से फिर मिक्स क्वेश्चन जो मैंने दी हुई है उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई कह रहे हैं, शुड ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक बी इमीडिएटली मर्ज विद द पब्लिक सेक्टर बैंक। ये कह रहे हैं कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनको सरकारी बैंक में मर्ज कर दो, उनको सरकारी बैंक में मर्ज कर दो। कह रहे हैं ऐसा मत करो, क्यों? द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज एंड हैंस दे शुड नॉट बी मर्ज। ये कह रहे हैं कि ऐसा मर्ज मत करो, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ना, वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज है, मतलब वो ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, तो उनको सरकारी बैंक में मर्ज मत करो। ये किसने कह दिया? प्राइवेट बैंक ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, 2-4 प्राइवेट बैंक है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, बाकी सरकारी बैंक सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज है।
तो ये गलत बात है, ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, है ना। ये फैक्ट नहीं है, ये तथ्य पर आधारित नहीं है। दूसरा, यस दिस विल सेव गार्ड द हार्ड अर्न मनी ऑफ द, ये कह रहा है कि हाँ मर्ज कर दो प्राइवेट सेक्टर को सरकारी बैंक में, क्योंकि फिर लोगों का पैसा ना सेफ हो जाएगा। भाई साहब, बैंक दुनिया की कोई भी हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं भी तुम्हारा पैसा सेफ नहीं है। अगर बैंक डूबी तो पैसा डूबा, बैंक आपके पैसे की कोई गारंटी नहीं लेती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। जो फैसिलिटी प्राइवेट में, जो रूल और रेगुलेशन प्राइवेट के लिए है, वही रूल रेगुलेशन सरकारी के लिए है। बैंक कोई भी हो, दोनों के लिए रूल रेगुलेशन सेम होते हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी के लिए अलग रूल्स है और प्राइवेट के लिए अलग रूल्स है। दोनों को आरबीआई गवर्न करती है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो। टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय, टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल की किसी भी वीडियो को खोलोगे उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए साहब, नेक्स्ट। हेलो। शुड द कॉमन शुड द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल सब्जेक्ट टू बी एबल, ये कह रहे हैं क्या व्यावसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा समाप्त कर देनी चाहिए। आपको पता है, आप बीटेक में एडमिशन लेते हो, आप, है ना, एमबीबीएस के लिए जा रहे हो, आप बीटेक के लिए जा रहे हो, आप एमबीए के लिए जा रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। ये कह रहे तो वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, ये बंद कर दो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बंद कर दो। कह रहा है कि हाँ बिल्कुल कर दो बंद, क्योंकि दिस विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। पैसा, देखो पैसे की बात तो हमें कभी करनी नहीं होती है। कोई भी रूल रेगुलेशन जब लाते हैं तो पैसे की बात हमें बिल्कुल नहीं करनी होती है। तो केवल तर्क पहला, पहले वाले सारे ऑप्शन हटा दो, पहले वाले सारे ऑप्शन हटा दो। कह रहे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अनेक प्रत्याशी जिन्होंने, है ना, विशेषज्ञ परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे, प्रवेश परीक्षा में उतना अच्छा नहीं कर पाते। ये कह रहे हैं कि हाँ कंपटीशन हटा दो, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएट, मतलब जो ट्वेल्थ में तो बहुत अच्छे मार्क्स लिया है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कंपटीशन में, हालांकि वो है इंटेलिजेंट, तो उनके साथ दिक्कत होती है। इसलिए कंपटीशन हटा दो। वाह भाई वाह, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स हैं, बाद में तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो उसमें उनकी क्या गलती भैया, कंपटीशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो ये भी जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है। तो बेटा दूसरा वाला हटा दो, दूसरा वाला हटा दो, तो ये ऑप्शन भी हट गया। तो बेटा अब तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, केवल तर्क चौथा युक्ति युक्त है, केवल तर्क चौथा वैध नहीं है। अच्छा, वैध नहीं तो बेटा ये भी नहीं थे, पहला भी नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन भी हटा दो। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें इन दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो ये दो ऑप्शन तो हट ही गए, ये भी हट गया। ठीक है, बस। हाँ, ग्रामीण प्रत्याशी सामान्य प्रवेश परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते, ये कोई बात है कि ग्रामीण अच्छा नहीं कर पाते, ये भी गलत है।
भैया उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये कह रहा है नहीं, विभिन्न बोर्ड और विश्वविद्यालयों में विशेषज्ञ परीक्षा में प्राप्त अंक एक समान की, हाँ ये बिल्कुल सही बात है भैया। यूपी बोर्ड के 80%, सीबीएसई बोर्ड के 99% के बराबर है। तो तुम मेरिट के आधार पे एडमिशन कैसे ले सकते हो बीटेक में? भाई मेरिट के आधार पे तो ले ही नहीं सकते। कंपटीशन तो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे का जो माध्यम है वो अलग अलग है, बोर्ड अलग अलग है, तो वहां पे जो नंबर्स उसको मिल रहे हैं उसकी वैल्यू भी अलग अलग है। सीबीएसई बोर्ड के 99%, यूपी बोर्ड के है ना 70-80% के बराबर होते हैं। समझ रहे हो? हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे बेटा प्रैक्टिस सेट्स भी हैं बहुत सारे, प्लेलिस्ट में आप जाना, वहां पे आपको ढेर सारे प्रैक्टिस मिल जाएंगे, ढेर सारे प्रैक्टिस। चलिए साहब, नेक्स्ट। हाँ जी, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख होना चाहिए? इज इट नेसेसरी दैट एजुकेशन शुड बी बिजनेस ओरिएंटेड? ये कह रहे हैं एजुकेशन को बिजनेस ओरिएंटेड बना दो। हाँ बना दो, क्योंकि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर पीपल फॉर अर्निंग अ लिविंग। ये कह रहे हैं कि हाँ, शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। देखो, शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। आप कंफ्यूज हो गए? हाँ ये सही है, ये गलत भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, है ना? नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होना चाहिए, ये तो गलत बात है ना भैया। शिक्षा अब आप ले रहे हो तो क्या सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए ले रहे हो? हैं? आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो इसलिए तो शिक्षा ले रहे हो, तो बेटा तीसरा वाला तो हटा ही दो, तीसरा वाला तो हटा ही दो। और जब तुम तीसरा वाला हटा दोगे, जब तुम तीसरा वाला हटा दोगे तो पहला वाला तो अपने आप सही हो गया। जब तुम तीसरा वाला हटा दोगे तो पहला वाला तो अपने आप सही हो गया, है ना? और चौथा देखो, चौथा चौथा अपने आप गलत हो गया। चौथा अपने आप गलत हो गया, किसी भी ऑप्शन में चौथा प्रेजेंट ही नहीं है। दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में चौथा है ही नहीं। नहीं, कोई कृषि कार्य भी कर सकता है जहां शिक्षा आवश्यक नहीं है। बेटा ऐसे कैसे आवश्यक नहीं है शिक्षा? ऐसे कैसे आवश्यक नहीं है? कृषि करने में भी शिक्षा की जरूरत है, कृषि करने में भी शिक्षा की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। एन एजुकेटेड पर्सन शुड बी एबल टू स्टैंड ऑन हिज फीट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। तो यहां पर दोनों सही है, सही बात है भैया। आप शिक्षा ले क्यों रहे हो? अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तो शिक्षा ले रहे हो, हाँ? अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तो शिक्षा ले रहे हो, और किस लिए ले रहे हो शिक्षा? क्या भारतीय फिल्मों से गानों को हटा देना चाहिए? है भैया, जो भारतीय फिल्म है उनमें लंबे लंबे गाने होते हैं, 8-8, 10-10, 20-20 गाने होते हैं, उन सारे गानों को हटा दो। कह रहे हैं कि हटा दो, पहला तर्क है। हाँ, हॉलीवुड की फिल्मों में देखो, कंपैरिजन हमें नहीं करना है। हॉलीवुड की फिल्मों में क्या है क्या नहीं है उससे हमें क्या लेना देना। हम तो इंडियन फिल्म की बात करेंगे ना। तो जो पहला तर्क वाले ऑप्शंस हैं, जो पहले तर्क वाले ऑप्शन है वो सारे हटा दो। तो जब पहले तर्क वाले ऑप्शन सारे हटा दो तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये ऑप्शन बच गया, ये भी बच गया। ओहो, एक सेकंड एक सेकंड, ये दो ऑप्शन हट गए, दो ऑप्शन बच गए, हमें दूसरा तर्क देखना ही पड़ेगा।
ठीक है, नहीं, गाने फिल्मों की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं। अबे ये भी गलत बात है, लंबाई बढ़ाने से हमें क्या लेना देना। पिक्चर की लंबाई बढ़ जाएगी तो हमें क्या लेना देना भाई। 2 घंटे की पिक्चर होनी चाहिए, ताबड़तोड़ होनी चाहिए। 4 घंटे की पिक्चर है, बकवास पिक्चर है, तो हम क्या करेंगे उसको देखकर। तो गान पिक्चर की लंबाई से थोड़ी कोई पिक्चर हिट होती है? पिक्चर की लंबाई से थोड़ी कोई पिक्चर हिट होती है। बताओ, पिक्चर की लंबाई से हिट होती है कोई पिक्चर? शुड रॉक शोज बी अलाउड टू रन टिल मिडनाइट एट टूरिस्ट प्लेस? कह रहे हैं क्या रॉक शो को पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलाने की अनुमति दे देनी चाहिए। जैसे गोवा आप जाते हो घूमने, तो कह रहे हैं कि जो रॉक शो चलते हैं गोवा में ना, आधी रात तक चलने चाहिए, क्योंकि वहां टूरिस्ट अगर घूमने आ रहे हैं तो मौज मस्ती करने आ रहे हैं, तो कम से कम वहां तो रॉक शो चलने चाहिए आधी रात तक, है। तो कह रहा है कि हाँ बिल्कुल चलने चाहिए, क्योंकि रॉक शो के कारण अधिक पर्यटक आते हैं और पर्यटन स्थलीय अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया है। देखो ये फैक्ट है। जिस हम टूरिस्ट प्लेस पे घूमने क्यों जाते हैं भैया? मेंटली रिलैक्समेंट के लिए जाते हैं, मौज मस्ती के लिए जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर रॉक शो वगैरह चलेंगे तो भैया पर्यटन बढ़ेंगे, पर्यटक बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था बढ़िया होगी। ये बात एकदम फैक्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि पर्यटन के कारण स्थानीय परंपराओं को नुकसान होता है। बेटा अगर पर्यटन के कारण अगर स्थानीय परंपराओं को नुकसान होता है तो फिर पर्यटन कराया क्यों जा रहा है? फिर पर्यटन कराया क्यों जा रहा है? पर्यटन कराया क्यों जा रहा है? पर्यटन तो इसलिए करा रहे हैं ना ताकि अर्थव्यवस्था में फायदा हो। कोई स्थानीय परंपरा को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा है पर्यटन से, है। सरकार चाहती है घूमो घूमो, एडवर्टीजमेंट करती है उस राज्य का, इस राज्य का। क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को एक विशेष प्रकार की सजा देनी चाहिए? ये कह रहे हैं कि अनजाने में जो अपराध हो जाता है सलमान खान से, है ना, संजय दत्त से, तो ये जो प्रतिष्ठित लोग हैं इनको ना एक विशेष प्रकार की सजा देनी चाहिए, आम लोगों की तरह सजा नहीं देनी चाहिए। जैसे हम आम लोगों को सजा देते हैं ना, है ना, पुलिस वाले ने लाठी मार के भेज दिया जेल के अंदर, तो कह रहे हैं कि ये जो प्रतिष्ठित लोग हैं इनके साथ थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इनको ना थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो कह रहा है कि हाँ होना चाहिए, क्योंकि द प्रेस्टिजियस पीपल डोंट कमिट क्राइम इंटेंशनली। ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो जानबूझकर अपराध नहीं करते। वाह भाई वाह, वो जानबूझकर अपराध नहीं करते, उनसे तो बस हो जाता है। जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो जानबूझकर अपराध नहीं करते, बिल्कुल गलत बात नहीं। यह हमारी नीति है कि कानून में हर कोई एक समान है। ये बिल्कुल सच बात है कि कानून सबके लिए एक समान है, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई रंक हो, है ना, कानून सबके लिए एक समान है। कानून सबके लिए एक समान है। क्या कॉलेज में छात्र संघ होना चाहिए? ये कह रहे हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज में, है ना, स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए, छात्र संघ क्या यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ होना चाहिए? क्या यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ होना चाहिए? कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, इससे कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा। दूसरा है कि हाँ यह बहुत आवश्यक है, छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता होते हैं। देखो इससे कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा, ये तो सही बात है कि पॉलिटिकल एटमोस्फियर होगा, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यह बहुत आवश्यक है कि छात्र भविष्य के राजनेता होते हैं। भैया कल को तुम वही छात्र आगे चल के सीएम बनेगा, पीएम बनेगा। तो दोनों ही बातें यहाँ पे फैक्ट है दोनों ही बातें यहाँ पर क्या है? दोनों ही बातें यहाँ पे फैक्ट है। चलिए साहब, क्या कक्षा 5वीं तक की सभी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं कि कक्षा 5वीं तक जितनी भी एनुअल एग्जाम है ना सबको बंद कर दो, सारे एनुअल एग्जाम को बंद कर दो, सारे एनुअल एग्जाम को। कह रहे हैं कि हाँ कर दो सारे एनुअल एग्जाम को बंद, क्योंकि युवा छात्रों पर ऐसी परीक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ऐसा बोझ नहीं डालना चाहिए, सारी परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए, सारी परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, युवा छात्रों पर ऐसी परीक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि परीक्षा का बोझ मत डालो, मतलब परीक्षा का बोझ मत डालो, उनको ऐसी पास कर दो, परीक्षा का बोझ मत डालो। छात्र गंभीरता से अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें अगली कक्षा में स्वतः पदोन्नति मिलेगी। सही बात है बेटा, कोई छात्र गंभीर ही नहीं होगा। अगर आपको पता चल जाए आपका प्रमोशन ऐसी हो, आप प्रमोट हो रहे हो बिना किसी एग्जाम दिए, तो फिर वहां वो सीरियसनेस आएगी नहीं आपके अंदर, बिल्कुल भी नहीं आएगी सीरियसनेस। क्वेश्चन नंबर 19 में यह था बेटा, क्या विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए?
स्टूडेंट यूनियन कह रहे हैं कि कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा। देखो कैंपस में तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा ही ना, जब स्टूडेंट यूनियन होगा तो उसके इलेक्शन भी होंगे, तो इलेक्शन होंगे तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनता है कॉलेज में, कैंपस में, अगर इलेक्शन होते हैं तो चुनाव के दौरान। दूसरा है कि यह बहुत आवश्यक है कि छात्र भविष्य के राजनीतिक, देखो स्टूडेंट यूनियन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के वही छात्र ना इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनको ना पहले से ना एक्सपीरियंस हो जाएगा उन सारी चीजों का, है ना। सीएम पीएम बनेंगे भैया तुम्हारे, एमएलए एमपी बनेंगे, और अगर वो पहले से मतलब उस चीज को फेस करके आ रहे होंगे तो वो एक्सपीरियंस वहां पे काम आएगा। तो ये भी तो सही बात है। हमें सिर्फ रीजन पे फोकस करना है बेटा, हाँ और ना पे फोकस नहीं करना। जो रीजन दे रहे हैं हम वो स्ट्रॉन्ग रीजन दे रहे हैं या वीक रीजन दे रहे हैं, है ना, हमें पूरा फोकस रीजन पे करना है। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात करते हैं कल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छा आपका वो तो बता दूं मैं, आपका रिजल्ट तो बता दो। जस्ट वेट 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 वेट, अपना रिजल्ट तो सुन जाओ। आज हमने 14 क्वेश्चन बनाए, है ना। 14 में से 5 क्वेश्चन जिसके ठीक है वो बच्चा गुड, ठीक है। जिसके 6 से 7 क्वेश्चन ठीक है वो बच्चा वेरी गुड। जिसके 8 से 9 क्वेश्चन ठीक है ना। जिसके 8 से 10 क्वेश्चन ठीक है वो बच्चा परफेक्ट। और जिसके 11 से पूरे 14 क्वेश्चन ठीक है वो बच्चा सुपर। तो भैया आज का रिजल्ट ये है। अब देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जिसके 5 से कम क्वेश्चन ठीक है वो बच्चा है एवरेज। सबसे ज्यादा मेहनत इसको करनी है, ये एकदम गधा है, ठीक है। ये थोड़ी मेहनत करनी है, इसको भी थोड़ी सी। ये दोनों बच्चे एकदम सही हैं। 8 से 10 क्वेश्चन जिसके ठीक है वो बच्चा परफेक्ट है। 11 से 14 ठीक है वो तो सुपर्ब की कैटेगरी में आ रहा है, वो तो सुपर्ब की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। ये आपकी कैटेगरी है। चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।